हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे राउलेट एक्ट के बारे में, जो सत्याग्रह था राउलेट एक्ट से रिलेटेड उसके बारे में, और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके बारे में। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए और आपको पता भी होगा, आई होप, कि ब्रिटिशर्स की एक स्ट्रैटेजी हमेशा सही रही है। एक हाथ में तो कैरेट और दूसरे हाथ में छड़ी। ठीक है, मतलब कैरेट कहने का मतलब है कि रिफॉर्म्स। ठीक है, एक तरफ तो वो रिफॉर्म देते गए, थोड़े बहुत छोटे मोटे टुकड़े डाल दिए, और दूसरी तरफ अगर कोई भी भारतीय इंसान उस रिफॉर्म को मानने से मना कर दे या उसको सेटिस्फैक्ट्री ना लगे ये रिफॉर्म्स, तो दूसरे हाथ में छड़ी है। ठीक है, तो वो छड़ी से मारते थे। कहने का मतलब है कि द पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक। ठीक है, यही जो पॉलिसी है ब्रिटिशर्स की हमेशा से रही है। ठीक है, तो देखो बात क्या है कि सबसे पहले राउलेट एक्ट के बारे में बात करते हैं। राउलेट एक्ट जो था वो एक सक्सेशन था किसका? डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 2015। ठीक है, राउलेट एक्ट जो है वो एक एक्सटेंशन था जिसने परमानेंट बना दिया डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 2015 को। समझ रहे हो? अब राउलेट एक्ट जो है वो उसका ऑफिशियल नाम नहीं है, उसका ऑफिशियल नाम कुछ और है, और वो क्यों लेके आए, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अभी डीपली डिस्कस करेंगे अच्छे से। देखो सबसे पहले बात तो ये बताना चाहता हूँ मैं आपको कि राउलेट एक्ट जो है वो 6 महीने पहले लगभग मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म से लाया गया। यानी मॉन्टफोर्ड जो है, मॉन्टेगू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स, इसके बारे में हमने पहले भी बात करी है। तो वो रिफॉर्म्स जब ऑफिशियली जो है वो फोर्स में आने वाले थे, जब वो जो है लागू होने वाले थे, उससे लगभग 6 महीने पहले ही इस एक्ट को लाया गया। ठीक है, कि जो जो लोग अगर रिफॉर्म्स को नहीं मानेंगे या सेटिस्फैक्ट्री जो है उनको नहीं लगेगा, तो उनको फिर इस छड़ी से, राउलेट एक्ट वाली छड़ी से मारेंगे। ठीक है, उनको मतलब सप्रेस करेंगे, रिप्रेस करेंगे। तो ये वाली जो पॉलिसी है ब्रिटिशर्स की थी। समझ रहे हो? अब क्या हुआ कि राउलेट एक्ट का असली नाम जो है, ऑफिशियल नाम जो है, वो क्या था? वो था एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। ठीक है, लेकिन उसको राउलेट एक्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो है रिकमेंडेशंस में एक कमीशन, उसको रिकमेंडेशन देने के लिए एक कमीशन सेटअप हुआ था। ठीक है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिकमेंडेशंस देने के लिए एक कमीशन को सेटअप किया गया था। ठीक है, जिसको राउलेट कमीशन कहते हैं क्योंकि उस कमीशन के हेड जो थे उनका नाम था सर सिडने राउलेट। ठीक है, ही वॉज ए जज, ही वॉज ए ब्रिटिश जज। तो उनको जो है इस कमीशन को सेटअप किया गया कि ये जो रिवोल्यूशनरी क्राइम्स जो हो रहे हैं, ठीक है, जो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर हमें देखने को मिले थे, जैसे जर्मन प्लॉट हो गया, फिर उसके बाद में गदर रिवॉल्यूशन हो गया। तो कहने का मतलब है कि डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स तो एक टेम्परेरी उन्होंने रूल्स लेके आए थे वो, लेकिन उसको परमानेंट बनाना है। ठीक है, परमानेंट तोड़ करना है। इन रिवोल्यूशनरी जो एक्टिविटीज़ ये कर रहे हैं भारतीय लोग, उनका ये मानना था कि ये जो भारतीय लोग जो हमारे अड़चन लगा रहे हैं रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ से, इनका एक परमानेंट जुगाड़ करो। ठीक है, तो परमानेंट जुगाड़ के रूप में वो राउलेट एक्ट को लेके आए। ठीक है, राउलेट कमीशन किसने हेड किया था? सर सिडने राउलेट। ठीक है, इसीलिए उसको राउलेट कमीशन कहते हैं, लेकिन ऑफिशियल नाम उसका क्या है? एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। ठीक है, पॉपुलरली नोन एज राउलेट एक्ट। तो इसी एक्ट ने जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिकमेंडेशन दी थी कि भाई ऐसा ऐसा जो है ना, ऐसा ऐसा आप एक एक्ट लेके आओ। ठीक है, ऐसा एक रूल बनाओ। ठीक है, तो उसी वजह से जो है फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये राउलेट एक्ट को लेकर आई। ठीक है, इस जो ये लॉ जो है एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, इसको लेकर आई। ठीक है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब देखो ये जो एक्ट था बेसिकली ये करता क्या था, इसका मेन पर्पस क्या था? इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है किसी भी इंसान को जो जो उनको लगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई एक्टिविटी करने वाला है, उसको वो बिना किसी ज्यूरी के, बिना किसी ट्रायल के जेल में 2 साल तक डाल सकते थे। ठीक है, और इसके लिए कोई उन्हें बड़ा एक क्या बोलते हैं, बड़ा कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। ठीक है, उनकी कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, उनको बस अंदर से लगे ना कि अगर ये इंसान जो है ये अगेंस्ट में कोई काम करने वाला है ब्रिटिश इंटरेस्ट के, तो उसको वो आराम से जेल में डाल सकते हैं। ठीक है, ये उनको जो है परमिशन मिल गई थी इस एक्ट के थ्रू। और अगर कोई इंसान, इसके पास अगर ऐसा अखबार भी मिल गया, अगर समझो कि एक्टिविटी तो दूर की बात है, अगर आपके पास एक ऐसा कोई डॉक्यूमेंट या कोई अखबार या कोई जर्नल जिसमें जो है
रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी का प्रचार प्रसार कर रखा है, अगर वो चीज़ भी मिल गई आपके पास, वो एक वस्तु भी मिल गई, तो भी आपको जेल में डाला जा सकता है। ठीक है, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी ज्यूरी के, ठीक है, बिना किसी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के। तो मतलब कहने का ये है कि पूरी मनमानी जो है इससे हो गई थी। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो चाहती थी कि हमारी मनमानी बिना किसी लॉ के, बिना हमें कोई लॉ की ज़रूरत नहीं है इन लोगों को जेल में डालने के लिए, तो वो चीज़ जो है इस एक्ट के थ्रू उन्हें मिल गई थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब ये जो लॉ है ये कैसे पास हो गया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से? क्योंकि वहाँ तो इंडियन लोग भी थे, इंडियन लोग तो थे वहाँ पर, लेकिन वो माइनॉरिटी में थे। ठीक है ना, दिक्कत ये है, समझ रहे हो, कि माइनॉरिटी में जब हो आप, तो इवन अगर आप अगेंस्ट में अगर वोट भी करोगे, ठीक है, एक्ट के, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि ऑफिशियल जो नॉमिनीज हैं, जो नॉमिनेटेड लोग हैं, जो ब्रिटिश के द्वारा नॉमिनेट किए गए हैं, वो मेजॉरिटी में हैं, तो आराम से जो है लॉ पास हो गया। ठीक है ना, राउलेट एक्ट आ गया। मतलब काफ़ी, फिर हमारे जो है लीडर्स, उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया इस एक्ट के थ्रू, मतलब इस एक्ट के चलते चलते उन्होंने इन द रिस्पॉन्स जो है उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिज़ाइन भी कर दिया। लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ना है, चलो ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब देखो ये जो है इसके बारे में मैंने बता दिया कि ये जो एक्ट है ये क्या करता था, समझ रहे हो। मतलब कि सिविल लिबर्टी जो है, एक आपकी लिबर्टी बेसिकली जो होती है एक इंसान की, ठीक है, उसको सप्रेस कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया, उसको मतलब डिसमिस कर दिया। ठीक है, अब कोई सिविल लिबर्टी नहीं है, अब चलेगी सिर्फ ब्रिटिशर्स की। ठीक है, क्योंकि कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो ना, कोई ट्रायल की जरूरत नहीं है जेल में डालने के लिए, कोई वारंट की जरूरत नहीं है, बस एक बस शक की जरूरत है। मतलब एक शक अगर आपको हो गया, अगर किसी भी ब्रिटिश ऑफिशियल को शक हो गया, ठीक है, अब शक तो भाई किसी में भी हो सकता है, शक तो मतलब आपकी मन मर्जी है। ठीक है ना, मतलब आपकी ये तो मतलब घर की खेती हो गई कि आप जिसको भी आप बोलोगे कि हाँ मुझे तुम पर शक है, तो डाल दो इसको जेल में। तो ये तो कोई मतलब, ये तो इलॉजिकल बात हुई ना, इलॉजिकल बात हुई ये तो। ठीक है, तो चलो ठीक है, ये सब कुछ मैंने बता दिया। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट का ये एक्सटेंशन था बेसिकली, ये भी बता दिया मैंने, परमानेंट कर दिया इसने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 को। ठीक है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 किस लिए लाया गया था, आपको अगर याद हो तो ये वाला जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 गदर रिवॉल्यूशन को सप्रेस करने के लिए लाया गया था। ठीक है ना, मैंने पिछले वाली वीडियोस में भी बता रखा है, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं पहले के तो मतलब कि ये जो है वॉर टाइम रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, जो 1915 में लाई गई थी डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के थ्रू, तो है उन वॉर टाइम रेस्ट्रिक्शंस को जो है परमानेंट कर दिया गया। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बंदिश लगा दी गई, असेंबली पे जो है एक जो फ्रीडम ऑफ असेंबली होती है, लोग इकट्ठा हो सकते हैं, उस पर भी जो है बंदिश लग गई। ठीक है, इस राउलेट एक्ट के थ्रू, समझ रहे हो। प्रेस जो है, प्रेस पे भी जो क्या बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन जो है वो इस एक्ट ने लगा दी। ठीक है, कि प्रेस का जो फ्रीडम होता है वो भी रेस्ट्रिक्टेड हो गया। तो मतलब कहने का ये है कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 को इसने परमानेंट कर दिया, ये कहने का मतलब है। ठीक है, जितनी भी तरह की बंदिशें हो सकती थी वो सारी लगा दी, उनको सबको परमानेंट कर दिया, सिविल लिबर्टी की धज्जियां उड़ा दी, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब कोई कोर्ट ऑफ अपील नहीं है, अपील भी नहीं कर सकते आप इसमें जो है, एक आप अपील भी नहीं कर सकते, अगर जो कि नॉर्मल एक किसी भी बंदे, किसी भी व्यक्ति को एक अपील करने का राइट होता है। ठीक है, अगर आपको डिसीजन से अगर आप सहमत नहीं हो तो आपको अपील करने का भी राइट होता है, लेकिन अपील करने का भी राइट नहीं है इसमें। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब कि कोई भी लिबर्टी, सारी लिबर्टीज का जो है बिल्कुल सत्यानाश इन्होंने मार दिया। आगे बढ़ते हैं अब ये एक्ट के अगेंस्ट में जो है हमने सोचा कि चलो सत्याग्रह करते हैं। ठीक है, गांधी जी ने सोचा कि ये तो सत्याग्रह करना पड़ेगा अब। तो फिर गांधी जी ने कहा कि राउलेट एक्ट इज अ ब्लैक एक्ट। ठीक है, गांधी जी ने कहा था ये कि राउलेट एक्ट इज अ ब्लैक एक्ट। मतलब कहने का ये है कि देखो, जब भारत के लोग वॉर ख़त्म होते होते उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ रही थी, वो ये सोच रहे थे कि उनको जो है मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ ना कुछ लिबर्टी देगी, कुछ कंसेशंस देगी, उसी टाइम पर, ठीक है, उसी टाइम पर इन्होंने हमें शॉक दे दिया। ठीक है, राउलेट एक्ट के माध्यम से इन्होंने एक झटका दे दिया हमें। मतलब कि गांधी जी तो सबसे आगे थे रिक्रूटमेंट में। ठीक है ना, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर तो गांधी जी तो सबसे आगे थे कि भाई जो ब्रिटिश का साथ दो, ठीक है, इसमें आर्मी में ज्वाइन करो, समझ रहे हो, कि ब्रिटिश की तरफ से जो है आपको लड़ना है, हाँ, ब्रिटिश का साथ देना है। तो गांधी जी तो आर्मी के रिक्रूटमेंट में सबसे आगे थे। तो गांधी जी को भी झटका लगा कि भाई ये क्या हो गया, ये तो मैं तो सबसे आगे था तुम्हारी हेल्प करने के लिए, और तुमने ये उल्टा ही कर दिया। ठीक है ना,
तो मतलब ये है कहने का कि सबके लिए एक ये शौक था, ठीक है। तो मतलब अगर मिलना चाहिए किसी को पनिशमेंट फॉर हिज ओन क्राइम, ठीक है, फॉर हिज और हर ओन क्राइम, तो मतलब सबको ही पनिशमेंट दो आप। ये तो कोई लॉजिकल बात नहीं हुई ना, समझ रहे हो। अगर कोई भी बंदा, कोई भी इंसान अगर कुछ गलत काम करता है तो उसके लिए पूरी कम्युनिटी को आप सज़ा दे दो, ठीक है, पूरी कम्युनिटी पे ये लॉ लागू हो जाए, पूरे भारत पे लॉ लागू कर दिया आपने। ये तो इलॉजिकल बात है, ये तो पूरा क्या बोलते हैं ना, एक अन्याय है, अत्याचार है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें इस टाइम पर देखने को मिली। गांधी जी को भी एक अच्छा झटका मिल गया उस टाइम पर कि ये इन गोरों का साथ देने का जो रिजल्ट है वो ये है, ठीक है। अब गांधी जी ने फिर कहा कि चलो सत्याग्रह करेंगे, ठीक है। अब सत्याग्रह जब करने लग गए, जब मास प्रोटेस्ट जो है ये करने लग गए ऑल इंडिया लेवल पे, तो फिर वही रिप्रेशन होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वही पुराना एक हथियार कि सप्रेशन करो, रिप्रेशन करो, जब ये प्रोटेस्ट करेंगे तभी इनको दबा दो। तो फिर गांधी जी ने सोचा कि नहीं, ये तो काम नहीं चलेगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे तो काम नहीं चलेगा। फिर उन्होंने सोचा कि सत्याग्रह सभा जो है, आपको पता होगा सत्याग्रह सभा जो ऑल इंडिया होम रूल लीग है मैडम बेसेंट की, उसी का नाम जो है वो चेंज कर दिया था, सत्याग्रह सभा बना दिया था, ठीक है ना, 1920 में। और गांधी जी उसके प्रेसिडेंट बन गए थे, ठीक है, प्रेसिडेंसी उन्होंने ले ली थी सत्याग्रह सभा की। लेकिन फिर क्या हुआ, एक साल बाद जो है सत्याग्रह सभा को इंडियन नेशनल कांग्रेस में इन्वॉल्व कर लिया गया, मतलब मिला दिया गया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि फिर गांधी जी ने जब सोचा ना इस टाइम पर कि देखो ये तो मतलब रिप्रेशन कर रहे हैं, अगर हम सत्याग्रह करेंगे, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट करेंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट करेंगे अगर, तो मतलब ये रिप्रेशन कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने सोचा कि अब सत्याग्रह का मेथड लेके आता हूँ मैं, अब मैं सत्याग्रह करूंगा। गांधी जी ने सोचा कि सत्याग्रह सभा बनाओ, चलो। फिर सत्याग्रह सभा जो है उसी का नाम चेंज कर दिया, ऑल इंडिया होम रूल लीग का सत्याग्रह सभा बना दिया उसको। और फिर इसमें जो होम रूल लीग के जो बंदे थे, जो यंग मेंबर थे, उनको ले लिया, और जो इस्लाम धर्म के जो लोग थे, मतलब इस्लाम धर्म के जो ये फ्रीडम फाइटर्स जो थे, ठीक है, उनको भी इन्वॉल्व कर लिया। कहने का मतलब ये है, ठीक है ना, अपनी सत्याग्रह वाली उसमें ट्रेंड में, सत्याग्रह सभा में गांधी जी ने सबको इन्वॉल्व कर लिया, होम रूल लीग के मेंबर को भी इन्वॉल्व कर लिया, और पैन इस्लामिस्ट जो हैं, इस्लाम धर्म के जो फ्रीडम फाइटर हैं, उनको भी इन्वॉल्व कर लिया, ठीक है ना। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट जो है वो तो सप्रेस हो रही थी, उसको तो ये लोग सप्रेस कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट करने से कोई फायदा नहीं था, सत्याग्रह का ही एक औजार उन्हें अपनाना पड़ेगा। तो ये सोचा गांधी जी ने, फिर वो निकल गए हड़ताल पे, ठीक है, फास्टिंग करी, प्रेयर करी, वही जो एक सत्याग्रही के जो एक रास्ते होते हैं, फास्ट करना, प्रे करना, नॉन वायलेंस, और क्या बोलते हैं ना कि सच्चाई का साथ देना, और सफरिंग लेना अपने ऊपर, ठीक है, बिना किसी हेटरेड के। तो वो इस सत्याग्रह का अपना रास्ता अपनाया। अब चेंज क्या था बेसिकली, अब जो सिचुएशन बन गई थी, अब उस सिचुएशन में पहले से क्या चेंज था। देखो, एक चेंज तो ये था कि जो लोग थे उनको एक डायरेक्शन मिल गई थी, ठीक है ना। कि पहले तो देखो वो बोल बोल के ही अपना एक्सप्रेस करा करते थे अपने ग्रीवियंसेस को, अपने जो उनके क्या बोलते हैं, जिस चीज़ से वो सफ़र कर रहे हैं उसको वो बोलते थे बस, ठीक है। और उनको उनको कोई पता नहीं था कि एक्शन कैसे करना है। अब क्या हुआ कि उनको एक्शन पता चल गया। अब गांधी जी जो हैं वो मतलब मासेस को इकट्ठा करके, क्योंकि लोग बहुत बिलीव करते थे गांधी जी पे, ठीक है ना, उनको बहुत भरोसा था कि हाँ जो ये जो व्यक्ति हैं, ठीक है, ये एक महात्मा है, ठीक है। अब मैं महात्मा नहीं कहूँगा किसी को भी, बिकॉज नो वन इज़ अ महात्मा, ठीक है ना, महात्मा नहीं कहोगे आप, ठीक है। आई वुड कॉल हिम मोहनदास गांधी। तो जो लोग थे उनको काफ़ी बिलीव था, ठीक है, बहुत उनका एक विश्वास था कि ये जो व्यक्ति हैं ये हमें आज़ादी दिलवाएंगे। तो लोग जो हैं वो इकट्ठा, मतलब क्या बोलते हैं ना, हाथ से हाथ जोड़ के आगे बढ़ने लगे। तो उनको भी लगा कि हाँ ये रास्ता है, ऐसे हमें अपनी एक्सप्रेस करना है अपने आप को, ठीक है। तो फास्टिंग वाला ये प्रेयर का जो मेथड है, ठीक है, अपने आप को जो है सच्चाई के रास्ते पर बिना किसी वायलेंस के, तो ये एक जो तरीका था अपने आप को एक्सप्रेस करने का, ये लोगों को मिला, ठीक है ना, मतलब एक डायरेक्शन मिली उनको, समझ रहे हो। तो ये एक चेंज था पहले से, पहले ऐसा नहीं हो पाता था, ठीक है, क्योंकि देयर वाज नो लीडर जो इतने मासेस को एक साथ में इकट्ठा कर सके, ठीक है। लोगों को इतना मतलब एक किसी भी लीडर पे इतना विश्वास नहीं था, कहने का मतलब ये है।
अब एक और जो चेंज था वो ये था कि पहले जो थे कुछ सेक्शन जो थे वो इन्वॉल्व नहीं होते थे। जैसे कि अब देखो आप फार्मर जो हैं, गरीब किसान जो हैं, या फिर जो आर्टिसन हैं, ठीक है, जो आर्टिस्ट लोग हैं, जो जैसे कि मटके बनाने वाले या फिर ब्लैक स्मिथ और गोल्ड स्मिथ, तो मतलब ऐसे जो आर्टिसन हैं वो उनका भी ज़्यादा पार्ट नहीं मिलता था, ठीक है, प्रोटेस्ट में। फिर अर्बन पुअर जो हैं, जो अर्बन एरियाज़ में जो गरीब लोग हैं, ठीक है, जो रेडी वाले हैं या फिर जो और कुछ बेचते हैं, ठीक है, गरीब लोग, मतलब कहने का मतलब अर्बन एरियाज़ में जो गरीब गरीब लोग हैं वो उनका भी पार्टिसिपेशन ज़्यादा नहीं मिलता था। मतलब कहने का ये कि कुछ सेक्शन ऐसे थे जिनका पार्टिसिपेशन नहीं मिलता था, पीजेंट्स, आर्टिसंस, अर्बन पुअर और भी कुछ लोग। तो इन लोगों का भी पार्टिसिपेशन अब ज़्यादा होने लगा, ज़्यादा मिलने लगा, ठीक है। इनको भी एक इम्पॉर्टेंट जगह मिली फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक है, क्योंकि गांधी जी वॉज पोर्ट्रेड एज द लीडर ऑफ पुअर, ठीक है ना, गरीबों का महात्मा, ठीक है, गरीबों का क्या बोलते हैं, गरीबों का रखवाला कह लो आप, ठीक है। तो ही वॉज पोर्ट्रेड लाइक दैट, ठीक है। लोगों को बहुत विश्वास था, स्पेशली गरीब लोगों को बहुत विश्वास था, ठीक है, क्योंकि मतलब वो क्या बोलते हैं, एक तो मतलब थोड़े कपड़े जो है कि बिल्कुल धोती वगैरह पहन के रहते थे, डंडा रखते थे, बस ज़्यादा कुछ नहीं, और ठीक है, गरीब गरीब तरह से जो है मतलब अपने आप को जो क्या बोलते हैं पोर्ट्रे करने का जो उनका वो था, ठीक है, कि मतलब लोगों में मिल के रहना, और जैसे लोग रह रहे हैं, गरीबी में रह रहे हैं, तो हम भी गरीब बन के रहेंगे, मतलब क्या बोलते हैं ना, तो मतलब कि वो लोगों को लगा कि हाँ ये हमारे जैसा ही एक व्यक्ति है, ठीक है, ये हमारी समस्याओं को समझ रहा है, ठीक है। तो मतलब कि उनका विश्वास बढ़ता गया, इसीलिए जो है और भी ज़्यादा पार्टिसिपेशन मिली इस टाइम पर लोगों की, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट जो है वो ये हुआ कि पहले जो ओरिएंटेशन थी, ठीक है, पहले जो क्या बोलते हैं लोगों की जो मूवमेंट की जो ओरिएंटेशन थी वो सिर्फ कुछ पार्ट पर थी, ठीक है, यानी कुछ सेक्शंस में थी। जैसे कि क्या बोलते हैं अपर कास्ट जो है ना, अपर कास्ट, अर्बन अर्बन एरियाज में एजुकेटेड लोग, उन पर ही ज़्यादा मतलब जो है ओरिएंटेशन होती थी नेशनल मूवमेंट की, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल की। लेकिन जैसे जैसे जो है गांधी जी आए, तो वैसे वैसे ही लोग जो हैं वो और भी ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे, जैसे मैंने अभी बताया। मतलब कि ओरिएंटेशन जो है, डायरेक्शन जो है ना, वो नेशनल मूवमेंट की, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल की, वो परमानेंटली मासेस के थ्रू मासेस की तरफ बन गई। यानी अब से जो है ज़्यादा पूरा फोकस जो है वो मासेस पे होने लगा। जो भी मतलब स्ट्रगल करनी है मासेस को इन्वॉल्व करके ही करनी है, समझ रहे हो। तो ये जो चीज़ है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं चेंज था, ठीक है, पहले से। तो ये दो तीन चेंज मैंने आपको बता दिए, पहले से अब क्या चेंज है, ठीक है। अब गांधी जी जो है सत्याग्रह लॉन्च करने वाले थे 6 अप्रैल 1919 को, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो है हमें थोड़े क्या बोलते हैं ना वायलेंट इंसिडेंट आप कह सकते हो देखने को मिलते हैं, ठीक है। अलग अलग जगह पे मिलते हैं, कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद, पंजाब में भी। पंजाब में तो सबसे ज़्यादा, पंजाब में तो मैं कहूँगा कि अप्रैल 1919 जो है वो इतना ज़्यादा वायलेंस था उस महीने में 1919 में कि 1857, ठीक है, 1857 की लड़ाई के बाद में ऐसा एक बार ही हुआ है, ये अप्रैल 1919 पहली बार है 1857 के बाद कि इतना ज़्यादा वायलेंस हमें एक एक बार में देखने को मिला है, ठीक है, और वो पंजाब में, स्पेशली पंजाब में, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब सत्याग्रह जो था वो गांधी जी लॉन्च करने वाले थे 6 अप्रैल 1919 को, लेकिन उससे पहले जो है काफ़ी वायलेंस हमें देखने को मिला। एंटी ब्रिटिश जो है, एंटी ब्रिटिश डेमोन्स्ट्रेशन, एंटी ब्रिटिश प्रोटेस्ट जो है अलग अलग जगह पे देखने को मिल रही थी, कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद, पंजाब, ठीक है। तो पंजाब के बारे में ही यहाँ पर हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद में। पंजाब में जो है जलियांवाला बाग वाला जो हत्याकांड हुआ था उसमें क्या हुआ था, ठीक है। तो अप्रैल 1919 में आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे, जो हेड थे पंजाब में, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे उनका नाम था सर माइकल ओ डायर, ठीक है। अब ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिगेडियर, ठीक है, जो वो ऑफिसर जिन्होंने गोली जो है क्या बोलते हैं मतलब घेर लिया था जलियांवाला बाग को और गोली चलवाने के लिए ऑर्डर दे दिया था। ही वॉज डिफरेंट, ही वॉज ऑल्सो डायर, ठीक है, उनका भी सरनेम डायर था, लेकिन उनका फर्स्ट नेम दूसरा था। लेकिन यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, जो पंजाब के हेड हैं, ठीक है, उनका नाम था सर माइकल ओ डायर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। दोनों डायर हैं लेकिन उनका नाम जो है वो अलग अलग है, ठीक है। तो अप्रैल 1919 के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अप्रैल 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है।
तो देखो ये वाला जो महीना था अप्रैल 1919 का, ये मैंने बता दिया बहुत ही वायलेंट था। ठीक है, अब ये कैसे वायलेंस उभरा इसके बारे में देखते हैं। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि अमृतसर जो है, अमृतसर में ये हत्याकांड हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। अब क्या हुआ था कि देखो शुरू में तो कोई ज़्यादा मतलब लड़ाई या मतलब वायलेंस हमें नहीं देखने को मिला बाय द प्रोटेस्टर्स। सभी लोग जो हैं भारत के लोग वो परेशान थे, इसीलिए वो अपने दुकान वगैरह बंद करके, अपना जो ट्रेड है वो बंद करके, गलियां खाली हो गई। ठीक है, मतलब कहने का ये था कि उन्होंने पहले जो है अपना मतलब वायलेंस नहीं दिखाया। ठीक है, पहले मारकाट नहीं दिखाई बिल्कुल भी, बिल्कुल आराम से जो है उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया। समझ रहे हो, अपनी दुकानें बंद करके, अपना काम धंधे को बंद करके, रोड को बिल्कुल सूना करके, ठीक है, खाली छोड़ के, मतलब कहने का कि हम आपसे नाराज़ हैं, हमें आपका जो ये तरीका है ये पसंद नहीं आ रहा है, इसको आप बदलो। ठीक है, अब 9 अप्रैल को क्या हुआ? ठीक है, 9 अप्रैल को दो लीडर थे हमारे, नेशनलिस्ट लीडर, फ्रीडम फाइटर्स। एक तो थे सैफुद्दीन किचलू और दूसरे थे डॉक्टर सत्यपाल। अब क्या हुआ, दोनों को ही जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया। ठीक है, दोनों को ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसे अरेस्ट कर लिया। और रीज़न क्या था कि इन लोगों ने जो है एक प्रोटेस्ट मीटिंग को क्या बोलते हैं, एड्रेस किया था। ठीक है, यानी भाषण दिया था वहाँ पे, मतलब लोगों को कुछ समझाया था। ठीक है, जागरूक करा था। तो उस वजह से जो है इन दोनों हमारे लीडर्स को, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया गया और कहीं अननोन जगह पे ले गए। ठीक है, पता नहीं कहाँ ले गए, मतलब ले गए। ठीक है, अब इसी चीज़ की वजह से हमारे जो देश के लोग हैं उनको बड़ा गुस्सा आया कि यार ये तो तुम्हारी अच्छी मनमानी है, मतलब है, मतलब उनको ऐसे बिना मतलब अरेस्ट के लिए कोई उनका क्राइम नहीं है, कोई उन्होंने जो है मतलब क्या बोलते हैं कि कुछ गलत काम नहीं किया, फिर भी आप उसको मतलब अरेस्ट करके ऐसी जगह ले गए, ना हमें पता है कहाँ पर है वो, जिंदा है नहीं है। तो इसी वजह से जो है बहुत सारे लोग 10 अप्रैल को रोड पे निकल गए। ठीक है, अपनी सॉलिडारिटी, अपनी जो है एक बहादुरता दिखाने के लिए, अपनी जो एक साथ सपोर्ट दिखाने के लिए, सपोर्ट देने के लिए इन लीडर्स को। लेकिन क्या हुआ कि कुछ थोड़ी देर बाद ही जो है ये जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, ठीक है, एक शांति प्रिय प्रोटेस्ट जो हो रहा था लोगों के द्वारा, ये वायलेंट हो गया। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट यार वहाँ पे गोली गोली चलाने लग गई। ठीक है, बंदूक चलाने लग गई, गोलियां मारने लग गई लोगों को। ठीक है, तो मतलब कि फिर प्रोटेस्टर जो हैं वो भी वायलेंट हो गए। ठीक है, जिसमें काफ़ी सारे प्रोटेस्टर जो हैं वो मर भी गए, उनकी हत्या भी हो गई। ठीक है, तो फिर उसके बाद में टेंशन ही टेंशन हो गई, पूरा माहौल जो है वो पूरा मतलब टेंस्ड हो गया। अब उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे ये प्रोटेस्टर के ऊपर गोली चलाई, प्रोटेस्टर्स मर गए, तो हमारे जो लोग थे, ठीक है, जो पंजाब के जो लोग थे, फिर उन्हें गुस्सा आया तो उन्होंने भी 5-6 अंग्रेज़ों को मार दिया। और एक लेडी थी जिसका नाम था मार्सेला शेरवुड, तो वो एक मिशनरी थी, क्रिश्चियन मिशनरी थी बेसिकली वो। ठीक है, ये क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार करती थी। तो वो साइकिल पे जा रही थी और तो उनको भी मतलब मारा। ठीक है, उनको भी मारा, पिटाई करी। तो मतलब कि इसको देखने के बाद कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर्स को मार दिया, और जो एक लेडी को मतलब जो है क्या बोलते हैं मारा पीटा, जो साइकिल पे जा रही थी, मैडम, ये क्या नाम है इनका, मार्सिला शेरवुड। तो इसके बाद में ट्रूप्स जो हैं उनको इमीडिएटली भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? ये इसको कंट्रोल करने के लिए, ये जो वायलेंस हो रहा था इसको कंट्रोल करने के लिए। अब किसको भेजा? ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड डायर। मैंने अभी बताया था कि जो दोनों डायर हैं इनका नाम, फर्स्ट नेम अलग अलग है। एक का नाम तो था माइकल ओ डायर, जो हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले। अब जो जिसको भेजा था, ठीक है, जिसको ट्रूप्स के साथ में भेजा था, उसका नाम था ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड डायर। तो उनको कहा कि भाई आप कंट्रोल करो, मार्शल लॉ लगा दो। मार्शल लॉ का मतलब है कि मिलिट्री जो है वो फुल पावर में आ जाती है। ठीक है, मिलिट्री फुल पावर में आ जाती है, वो कुछ भी कर सकती है। ठीक है, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बस उनको ये कहा जाता है कि आप कंट्रोल करो, आप कुछ भी करो, आपके पास फुल पावर है, फुल पावर बिल्कुल। अब उस चीज़ में कोई मरे जिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मार्शल लॉ का मतलब है कि आर्मी जो है वो पूरे मतलब क्या बोलते हैं खुल्लम खुल्ला कुछ भी कर सकती है, कहने का मतलब।
तो जैसे ही जितने जब ये ट्रूप्स को भेजा, ठीक है, जब ट्रूप्स को भेजा ये कंट्रोल करने के लिए, जब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर्स मारे और ये लेडी को मैन हैंडल किया, इस मार्सेला शेरवुड जो लेडी थी, ये इंग्लिश लेडी, इनको जब मैन हैंडल किया, ठीक है, पंजाब के लोगों ने इन रिस्पॉन्स टू द किलिंग्स, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू द किलिंग्स, शुरू में नहीं किया, रिस्पॉन्स में किया, ठीक है, रिप्लाई में किया कि हमारे लोगों पे जब आप गोली चला रहे हो तो हम भी मारेंगे आपको लोगों को, ठीक है। तो जब ये सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए भेजा ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड डायर को विद द ट्रूप्स, तो मार्शल लॉ लगा दिया गया, मतलब, ठीक है, मार्शल लॉ लगा दिया गया, जो है क्या बोलते हैं, फुल पावर आर्मी के पास आ गई। अब क्या हुआ, ये जो ब्रिगेडियर जनरल थे डायर, रेगिनाल्ड डायर, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक प्रोक्लेमेशन निकाली, इन्होंने एक जो है पेपर जारी किया, कुछ भी जैसे पर्चा निकाला, उस पे कह दिया कि सारे लोग, इस शहर के सभी लोग जो हैं वो बाहर नहीं जाएंगे इस शहर से विदाउट द पास, और किसी भी मतलब क्या बोलते हैं ग्रुप में 3 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए, ठीक है, मतलब कि डेमोन्स्ट्रेशन हो गया या फिर मीटिंग हो गया, असेंबली हो गया, तो किसी भी मीटिंग में 3 से ज़्यादा लोग नहीं मिलने चाहिए एक जगह पर, ठीक है। तो ये जो है क्या बोलते हैं, इस ब्रिगेडियर जनरल डायर ने, रेगिनाल्ड डायर ने पेपर निकाला, ठीक है, प्रोक्लेम किया, मतलब ये रूल निकाल दिया। अब ये जो प्रोक्लेमेशन जो निकाला था ना, ठीक है, ये अप्रैल 13 को ही निकाला था, और उसी टाइम पर, ठीक है, उसी दिन जो है बैसाखी भी थी, समझ रहे हो, उसी दिन बैसाखी थी और उसी दिन जो है इसने पेपर निकाला, ये प्रोक्लेमेशन करी। तो अब यार जो लोग यहाँ पे गांव देहात में जो रहते थे, जो आसपास में रहते थे, उनको नहीं पता चला, ठीक है, आपने कोई प्रोक्लेमेशन करी, ठीक है, शहर में पता चल गया होगा लोगों को, लेकिन गांव देहात के जो लोग हैं उनको नहीं मालूम हुआ, ठीक है, वो तो अपने बैसाखी मनाने आ रहे थे जलियांवाला बाग में। अब देखो जलियांवाला बाग में कितने लोग प्रोटेस्ट करने आए थे और कितने लोग बैसाखी मनाने आए थे, ये जो है क्या बोलते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग रह जाता है। लेकिन हमें पता चलता है, हमें जितना इन्वेस्टिगेशन से उसके बाद में हमें पता चलता है कि ज़्यादातर जो लोग थे वहाँ पे वो फेस्टिवल मनाने आए थे, वो बैसाखी मनाने आए थे, आसपास के गांव से इकट्ठा हुए थे, प्रोटेस्ट करने ज़्यादा नहीं आए थे वहाँ पे वो लोग। तो मतलब कहने का ये, और एक और बात कि उन्हें पता भी नहीं था कि आपने प्रोक्लेमेशन करी है, आपने कोई ऑर्डर जारी करा है, ठीक है, हमें जब पता ही नहीं है, समझ रहे हो, हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची, तो मतलब कहने का ये है कि फिर ये जो क्या बोलते हैं जलियांवाला बाग वाला कांड हुआ। अब कैसे हुआ, ये जो जनरल डायर हैं, इसने क्या किया कि जैसे ही वहाँ पर जो ये गार्डन है जलियांवाला बाग जो है, यहाँ पर लोग जब इकट्ठे हुए, तो जो अपनी ट्रूप्स है ना, उनको कह दिया कि इसको घेर लो, ठीक है, इसको पूरे को, ये जो पूरा जो गार्डन है इसको घेर लो। अब इसको घेरने के बाद में जो है अंधाधुंध गोली चलाने के लिए कह दिया, क्योंकि इस जलियांवाला बाग का एक ही रास्ता है निकलने का और एंटर करने का, ठीक है, तो एक एंट्री को ही ब्लॉक कर दिया, समझ रहे हो, जब आपने एक ही एंट्री को ब्लॉक कर दिया तो लोग निकलेंगे कहाँ से। तो मतलब अंधाधुंध गोली चलाई, बिल्कुल दबा कर, बिल्कुल कोई मतलब यूं नहीं कि भाई इंसान है, ठीक है, मतलब कि क्या बोलते हैं, ऐसा सलूक तो जानवरों के साथ भी नहीं करा जाता, मतलब कहने का, ठीक है। तो ये जो चीज़ है हमें उस टाइम पर देखने को मिलती है अमृतसर में। अब बहुत से लोग मर गए, कहने का मतलब है कि अप्रॉक्सीमेट 1000 से ज़्यादा लोग तो मतलब मरे हैं, ठीक है, 1000 से ज़्यादा लोग तो मरे हैं और 1500 2000 के आसपास जो है लोग उसमें इंजर्ड हुए। अब इस कांड के बाद में हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने अपने टाइटल्स गिव अप कर दिए, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का जो टाइटल उन्हें दिया गया था वो गिव अप कर दिया। गांधी जी को जो बोर वॉर हुए थे उसमें जो टाइटल दिया गया था उसमें काम करने के लिए कैसर ए हिंद का टाइटल गांधी जी ने गिव अप कर दिया, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो हत्याकांड था इट वॉज अ ब्लैक मार्क, ठीक है, ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री पे, ऑन द ब्रिटिशर्स, ठीक है, उनके ऊपर ये काला धब्बा है जो कभी नहीं जाएगा, ठीक है। उन्होंने जो ये किया ये कभी भी नहीं हुआ पूरे भारत की हिस्ट्री में, अगर आप देखो, ठीक है। तो ऐसी जो हत्या है, ठीक है, ऐसा जो क्रूअल एक क्या बोलते हैं ना, क्रूअल मर्डर जो हमें मास स्केल पे देखने को मिला वो कभी नहीं मिला पहले। तो ये इंसिडेंट जब हो गया तो इसके बाद में हमारे भी देश के नौजवान कम नहीं थे, ठीक है, हमारे नौजवानों ने भी बदला लिया। और बदला कैसे लिया, हमारे देश के,
ठीक है, हमारे देश के एक नौजवान जिनका नाम था उधम सिंह। तो उधम सिंह ने ब्रिटेन में जाकर, ठीक है, ब्रिटेन में जाकर माइकल ओ डायर को गोली मारी थी। ठीक है, याद रखना नाम उधम सिंह, भूलना नहीं है। ठीक है, और विकी कौशल ने जो है इस पे सीरीज भी बनाई है। मैंने देखा है कि विकी कौशल की एक सीरीज आई है उधम सिंह नाम की, तो उधम सिंह वही है, ठीक है, जिन्होंने माइकल ओ डायर को गोली मारी थी, वहां पर जाके बदला लिया था। ठीक है, इसका जो ये जलियांवाला बाग का जो ये कांड हुआ था ना, ये हमारे लोगों के ऊपर, हमारे भारत के लोगों के ऊपर, तो उसके लिए बदला लिया था। ठीक है, उसके बाद में उन्हें फांसी चढ़ा दी गई, उधम सिंह को फांसी लगा दी गई, लेकिन नाम तो उनका हमेशा ही जिंदा रहेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए, नाम नहीं भूलना है। और एक भगत सिंह, भगत सिंह का नाम कौन नहीं जानता भाई? भगत सिंह को हर एक बंदा जानता है, हर एक गली गली का लड़का लड़की सब जानते हैं भगत सिंह का नाम। तो भगत सिंह ने जो है इंस्पिरेशन कहाँ से ली? भगत सिंह की इंस्पिरेशन ही जलियांवाला बाग की थी। ठीक है, उसने कहा था कि जब जब जो है हमें ऐसा लगेगा कि हमारे पास कोई रीज़न नहीं है लड़ने के लिए, तो हमें जलियांवाला बाग को याद करना है। ठीक है, जलियांवाला बाग को अपने दिलों में जो है हमेशा ही जगाए रखना है कि वो जो कांड है, वो जब वो हुआ था तो उसकी आग कभी बुझने नहीं देनी। ठीक है, भगत सिंह का ये मानना था। तो भगत सिंह ने जो है भारत नौजवान सभा बनाई थी पंजाब में, जो मैंने पिछली वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ, मेरे एक वीडियो में, कि भारत भारत नौजवान सभा किसने बनाई थी? भगत सिंह ने बनाई थी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भगत सिंह की जो एक आइडियोलॉजी थी, वो एक रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी थी, वो बिल्कुल ही जो है क्या बोलते हैं, हमें पहले कभी देखने को नहीं मिली, और उसके बारे में मैंने डिटेल में बात करी है पिछली वीडियो में, तो इस वीडियो में मैं बात नहीं करूंगा उसके बारे में। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि हमारे लोगों ने बदला लिया है। ठीक है, हमारे लोगों ने भी डट के ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। ठीक है, तो आई होप की बात समझ में आ रही होगी। जलियांवाला बाग का मतलब मैंने इंसिडेंट बता दिया, दबा के गोली मारी लोगों को, कोई जगह नहीं थी रास्ते में मतलब निकलने के लिए, लोग तो कुएं में कूद रहे थे, वहां पर एक कुआं था, लोग मरने से बचने के लिए कुएं में कूदने लग गए थे, ये हालत थी। और अब भी वहां पर निशान है, गोलियों की निशान अब भी हैं वहां पर दीवारों पर, और इतनी सारी गोलियां, मतलब 1650 गोली। ठीक है, 1650 गोली तो प्रिसाइजली हमें पता है कि चलाई गई थी, समझ रहे हो, चलाई गई थी 1650 गोलियां प्रिसाइजली, ये तो हमें पता है। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो हत्याकांड था, ये एक ब्लैक मार्क था। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री पे, ब्रिटिशर्स के लिए। ठीक है, तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अब ये चलो, ये तो हो गया हत्याकांड, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करी गई, इन अंग्रेजों ने इन्वेस्टिगेट कैसे किया? इन्वेस्टिगेट देखो करने के लिए जो है इन्होंने एक कमेटी बनाई, जिसको बोलते हैं हंटर कमेटी। फेमसली इसको हंटर कमेटी बोलते हैं क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम हंटर, लेकिन इस कमेटी को ऑफिशियल नाम जो था वो था डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी। ठीक है, अब ये कमेटी जो है ये सेटअप करी गई थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे उस टाइम पर वो थे एडविन मोंटेगू, कई बार नाम भी आ चुका है, मोंटेगू, चेल्सोन रिफॉर्म्स, पता हो गया होगा आपको। आई होप कि ये बात आपको ध्यान में होगी कि अगर कोई भी क्वेश्चन आए इस टाइम पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था, तो नाम याद रखना मोंटेगू, क्योंकि मोंटेगू, मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स, मोंटेगू, समझ रहे हो, मतलब कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, भूलना नहीं है। तो ठीक है, तो ये हंटर कमेटी बनाई, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो ये बॉम्बे, दिल्ली, पंजाब जो यहाँ पर वायलेंस हुआ था, ठीक है, इन वायलेंसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमेटी बनाई। अब इस कमेटी में दो तीन हमारे भी मेंबर थे, जैसे कि सर चिमनलाल सेतलवाद, उसके बाद में पंडित जगत नारायण, और एक जो थे वो थे सरदार साहिबजादा अहमद खान। अब ये जो तीन हमारे मेंबर थे, ये हमारी तरफ से थे। ठीक है, लॉयर्स थे, ये प्रैक्टिसिंग लॉयर्स थे, एडवोकेट थे बेसिकली। तो इस कमेटी की बेसिकली जो है वो क्या था, रिजल्ट क्या था? ठीक है, इस कमेटी का इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट क्या निकल के आया, ये मैं बताता हूँ। देखो, हंटर कमेटी का जो आखिरी में जो रिजल्ट निकल के आया वो ये था कि उसने ना तो कोई एक्शन लिया, डिसिप्लिनरी एक्शन, ना ही कोई सज़ा सुनाई डायर को। ठीक है, जनरल डायर को कोई, उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, बस कंडोन कर दिया गया, बस एक कड़ी निंदा। ठीक है, निंदा बोलते हैं ना, कड़ी निंदा, बस वो कड़ी निंदा करी है उन्होंने। ठीक है, कोई एक्शन नहीं लिया गया, बस उसको जो है अपनी सर्विस से हटाया गया था बाद में, कि मतलब ही इज़ वेरी डेंजरस फॉर सर्विंग इन द ब्रिटिश फोर्सेस, तो एज एन ऑफिसर, तो उसको मतलब हटा दिया गया था। लेकिन फिर भी उसके बाद में जो है उसने पूरी पेंशन ली, और अपनी हाफ पे जो है वो भी लेते गया वो। ठीक है, और काफ़ी जगह पर तो मतलब उसको बढ़ावा दिया, उसको मतलब क्या बोलते हैं ना, उसके काम को जो है क्या बोलते हैं, एक
एक सपोर्ट दिया, सपोर्ट करा उसके काम को। उसके बारे में भी मैं बताता हूँ, अभी मैं बताता हूँ। लेकिन थोड़ा सा मैं इसको इन्वेस्टिगेशन जो चल रही थी इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बार थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में। कि देखो, जब ये इन्वेस्टिगेशन हो रही थी ना, तो इस टाइम पर डायर को बुलाया गया। अब डायर ने पता है क्या कहा? डायर ने कहा कि अगर मैं इन लोगों को नहीं मारता, ठीक है, अगर मैं इन लोगों पे गोली नहीं चलाता, तो ये लोग वहाँ से जाने के बाद में फिर वापस आ जाते और मेरे पे हंसते, और इसका मतलब ये था कि मैं अपने आप का बेवकूफ़ बना लेता। तो मैं ये नहीं चाहता था, इसीलिए जो है मैंने इन लोगों को बिना कोई रास्ता दिए, बिना कोई वार्निंग दिए, धड़ाधड़ गोली चला के इनकी हत्या करी। और इनको मैंने चोट लगने के बाद भी कोई मदद करना नहीं चाहा, क्योंकि ये मेरी कोई जॉब नहीं थी, ये मेरा काम नहीं था इन लोगों की हेल्प करना, मदद देना। ठीक है, मेरा काम जो था वो मैंने पूरी ड्यूटीज़, मतलब पूरे जो है अपने कॉन्शियंस से किया है, और मैं नहीं समझता कि मेरी इसमें कोई गलती थी। ये था डायर का कहना। ठीक है, मतलब सोच रहे हो कि मतलब ऐसा ऐसा वो क्या बोलूँ अब उसको, आदमी बोलें या जानवर बोलें, ये मैं मतलब ये भी एक अपने आप में ही मिस्ट्री ही है कि वो जानवर था या आदमी था। लेकिन ये जो हत्याकांड था बेसिकली, ये अमृतसर में आपको ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, ये थी इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये हुआ था इन्वेस्टिगेशन। मतलब कहने का मतलब था उसका कि मैं इनके दिलों में जो है एक खौफ पैदा करना चाहता था। ठीक है, खौफ पैदा करना चाहता था वो भारत के लोगों के दिलों में, समझ रहे हो? तो मतलब ये जो थे, ये तो उनके इंटेंशन थे। ठीक है, और ये मत समझना कि हर एक ब्रिटिश इंसान ने, ब्रिटिश व्यक्ति ने जो है जो इस एक्ट को कंडेम किया है, यानी निंदा करी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे सपोर्टर थे इसके, डायर के सपोर्टर भी बहुत सारे थे। ब्रिटिश में अगर आप देखो, ब्रिटेन में आपको एक अखबार, जो अखबार था उस टाइम पर मॉर्निंग पोस्ट नाम का, तो मॉर्निंग पोस्ट में आपको मिलेगा कि उस अखबार ने 26,000 पाउंड जो है डायर के लिए इकट्ठा करे थे, कंट्रीब्यूशन एज अ फंड। ठीक है, और मतलब कि इस पैसे, इस कंट्रीब्यूशन में सबसे बड़ा अगर कंट्रीब्यूटर देखा जाए तो ही वॉज रुडयार्ड किपलिंग। अब रुडयार्ड किपलिंग के बारे में आपने सुना होगा, तो ही वॉज दिस क्या बोलते हैं, राइटर। ठीक है ना, ब्रिटिश राइटर। तो आप, आई होप कि आपको समझ आ रहा है कि मतलब ये जो थे लोग एक थाली के चट्टे बट्टे थे, जो भारत को ख़त्म करने आए थे, उसको एक्सप्लॉइट करने आए थे, और कुछ नहीं करने आए थे। ठीक है, और इसी टाइम पर आपको एक शॉकिंग चीज़ मिलेगी, वो ये है कि चलो ब्रिटिशर्स की तो बात ठीक है, ब्रिटिशर्स तो भाई हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए आए थे, वो हम मानते हैं, हम समझते हैं इस बात को कि वो तो एक थाली के चट्टे बट्टे थे, वो तो भारत को ख़त्म करने आए थे। लेकिन अगर हम बात करें हमारे देश में ही, हमारे लोगों में से ही अरूर सिंह नाम का एक व्यक्ति था। ठीक है, अरूर सिंह नाम का व्यक्ति था जो गोल्डन टेम्पल की जो मैनेजमेंट थी, बेसिकली मैनेजमेंट कह सकते हो आप उसको, तो उस मैनेजमेंट में था वो। ठीक है, तो गोल्डन टेम्पल की मैनेजमेंट में जो ये अरूर सिंह नाम का व्यक्ति था, इसने तो डायर को जो है एक सिख डिक्लेयर कर दिया था। ही इज़ अ सिख, डायर इज़ अ सिख। समझ रहे हो? मतलब कहने का ये है कि हमारे देश में तो खुद देशद्रोही भर रखे थे इतने, जो कि मतलब देश को ख़त्म करना चाहते थे। समझ रहे हो? और इसी वजह से जो है कुछ मूवमेंट हमें देखने को मिलती हैं, रिफॉर्म मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं, जो गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट के रूप में उभर के आती हैं। ठीक है, बाय कुछ सोसाइटीज़ थी, सिख सोसाइटीज़, जिनका नाम था खालसा दीवान माझा और सेंट्रल माझा खालसा दीवान। तो इन सोसाइटी के द्वारा जो है क्या बोलते हैं, एक डिमांड रखी गई कि ये जो मैनेजमेंट है, हमारे जो टेम्पल्स की, जो सिख टेम्पल्स हैं, सिख श्राइन जो हैं, इनकी मैनेजमेंट को चेंज करो। ठीक है, ये जो मैनेजमेंट है ये गलत हाथों में है, ये मैनेजमेंट को चेंज करो और इन लोगों को हटाओ। तो मतलब कहने का ये है कि अरूर सिंह जैसे लोग जो हैं, जिन्होंने डायर को सिख डिक्लेयर कर दिया, तो मतलब ये ऐसे लोग तो धब्बा हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पर भी हमारे देश में बहुत देशद्रोही भी थे, जो कि भारत को अंदर से खोखला करना चाहते थे। ठीक है, तो गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट के रूप में ये एक क्या बोलते हैं मूवमेंट उभर कर आई, गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट बोलते हैं जिसको, जो सिख श्राइन की मैनेजमेंट को चेंज करने के लिए, ठीक है, बाय खालसा दीवान माझा और सेंट्रल माझा खालसा दीवान, इन सोसाइटीज़ के थ्रू। ठीक है, ये 6 सोसाइटीज़ थी। तो मतलब मैंने सब कुछ बता दिया आपको, मॉर्निंग पोस्ट का भी बता दिया। मॉर्निंग पोस्ट जो है पैसा इकट्ठा कर रही थी, रुडयार्ड किपलिंग उसमें फेमस कंट्रीब्यूटर था पैसा देने में।
और ब्रिटिश हाउस में तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में तो ये कहा गया कि इट इज़ अ मॉन्स्ट्रस एक्ट, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ब्रिटिश का दूसरा जो एक दूसरा हाउस है, ठीक है, ब्रिटिश का जो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है बेसिकली, उसका दूसरा हाउस जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उसमें मतलब क्या बोलते हैं सपोर्ट करा गया, ठीक है, उसको डायर को जो है सपोर्ट करा गया, उसके सपोर्ट में एक मोशन पास करा गया। कहने का मतलब ये है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, ठीक है, ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। तो कहने का मतलब ये है कि जित चाहिए कंडेम भी कर दें, निंदा भी कर दें, मतलब कहने का ये था कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे, ठीक है, जो कि भारत का सत्यानाश करने के लिए आए थे। समझ रहे हो? तो आई होप कि आपको जो है मेरा जो एक ये समझाने का तरीका है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, सभी बात जो है आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक सारी चीज़ मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दी। एक बात मैं बताना भूल गया कि जो ये हंटर कमेटी की जो इन्वेस्टिगेशन थी ना, जो ये हंटर कमेटी जो थी इन्वेस्टिगेट जब कर रही थी, तो इसके कुछ टाइम पहले ही एक इन्होंने जो है ना एक लॉ लाए गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है एक लॉ लेकर आई जिसे कहते हैं इंडेमनिटी एक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स ऑफिसर्स। मतलब कि उसके जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो ऑफिसर्स हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ दिन पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट वाइट एक इंडेमनिटी एक्ट लेके आई जिसको वाइट वॉशिंग बिल भी कहते हैं, ठीक है। मतलब कि जो अगर कोई ब्रिटिश ऑफिसर जो हैं उनको मतलब अगर वो अड़चन में पड़ जाएं, अगर वो मुश्किल में पड़ जाएं, तो भाई वो मतलब वो सिक्योर हों, ठीक है ना। अगर मतलब कोई इसी इन्वेस्टिगेशन में वो पड़ जाएं तो मतलब कि उनको एक प्रोटेक्शन दे ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कमेटी जो है इसका कोई वो नहीं था, कोई मतलब फ़ायदा नहीं था, क्योंकि आप ऐसा बिल लेकर आ गए, आप ऐसा लॉ लेकर आ गए हो कि आपके जो ऑफिसर्स हैं वो कुछ भी करें, ठीक है भाई, मतलब मास किलिंग कर दी है उस आदमी ने, तो फिर भी वो प्रोटेक्टेड है, मतलब ठीक है। तो इस कमेटी का फिर वो क्या है, इस कमेटी का पर्पज़ क्या है फिर, ठीक है ना। इंक्वायरी को क्यों बिठा रखी, खेल थोड़ी ना चल रहा है यहाँ पे, ड्रामा चल रहा है क्या, ठीक है। तो ये चीज़ थी मतलब, ठीक है, इस इंडेमनिटी एक्ट जो था इसको उनके ब्रिटिश ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लेके आई है, जानबूझ कर लेके आई है ब्रिटिश गवर्नमेंट, जानबूझ कर कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी हंटर कमेटी बैठी हुई है, तो इससे पहले ही वो अपना रिजल्ट सुनाए, इससे पहले हम इस एक्ट को ही ले आते हैं, ठीक है। कि मतलब चाहे वो फिर कमेटी कुछ मतलब ना पैरालाइज हो जाएगी, बेसिकली पैरालाइज हो जाएगी वो कमेटी, कुछ कर ही नहीं पाएगी हंटर कमेटी। तो इसीलिए इस एक्ट को जो है वाइट वॉशिंग बिल कहते हैं, ठीक है, इंडेमनिटी एक्ट को। तो आई होप कि सब कुछ समझ आ गया होगा, सब कुछ बता दिया मैंने, कुछ भी नहीं बचा, बस ये कड़ी निंदा ही करी है इन्होंने अपने पूरे इन्वेस्टिगेशन में। तो आई होप कि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, मैंने वर्ड टू वर्ड समझा दिया, कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, मैं अगले वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, और या फिर मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही लिख के बता दूंगा, ठीक है। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वेल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।